बॉलीवुड की वो मुस्कान जिस पर करोड़ों दिल फिदा हो गए, वो डांसर जिसके एक ठुमके पर सिनेमा हॉल थिएटर बन जाता था। 80 के दशक से लेकर आज तक जो दिलों पर राज कर रही हैं, माधुरी दीक्षित। और आज हम सिर्फ उनकी फिल्मों की नहीं बल्कि उनकी पूरी अनकही कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास नंदना बोस की किताब माधुरी दीक्षित है और हम इसी के आधार पर उनकी जिंदगी के सफर को समझेंगे। बिल्कुल, एक साधारण मिडिल क्लास लड़की से बॉलीवुड की धक धक गर्ल और पहली फीमेल सुपरस्टार बनने की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चलिए, तो नंदना बोस बताती हैं कि माधुरी का जन्म मुंबई के एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन मतलब मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। अच्छा, मतलब पूरी तरह से एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड? हाँ बिल्कुल। उनके पिता शंकर दीक्षित एक इंजीनियर थे और माँ स्नेहलता दीक्षित म्यूजिक में मास्टर्स थी, तो फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। है ना, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने छोटी उम्र से ही कथक सीखा। हाँ, और सिर्फ सीखा नहीं, वो उसमें बहुत अच्छी थी। किताब में जिक्र है कि 11 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी जीती थी। 11 साल की उम्र में? जी, और फिल्मों में आना भी एक तरह का इत्तेफाक था। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के एक फैमिली फ्रेंड गोविंद मुनिस ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म अबोध के लिए चुन लिया। तो परिवार मान गया? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ भाई, परिवार इसलिए राजी हुआ क्योंकि राष्ट्रीय की फिल्में साफ सुथरी मानी जाती थी। बोस लिखती हैं कि अगर कोई और प्रोडक्शन हाउस होता तो शायद इजाजत ही नहीं मिलती। लेकिन अबोध तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। एकदम। और किताब के मुताबिक माधुरी पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। वो वापस पार्ले कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई करने चली गई। एक्टिंग को मतलब बस एक हॉबी की तरह लिया। ये बात दिल छू गई। लेकिन उसके बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। अबोध के बाद उनकी लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हुई। आवारा बाप, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत और दयावान। 5 फिल्में? हाँ, और इंडस्ट्री ने तो उन पे जिंक्स का ठप्पा ही लगा दिया था, मतलब मनहूस। सोचकर भी हैरानी होती है, आज की क्वीन को कभी जिंक्स कहा गया था। बोस इस बारे में क्या लिखती हैं कि इन असफलताओं ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। बोस का विश्लेषण है कि इन असफलताओं ने माधुरी के अंदर एक आग जला दी थी। उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया कि वो सबको गलत साबित करके रहेंगी। और फिर आया वो साल, वो फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1988 और फिल्म तेजाब, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नंदना बोस बताती हैं कि इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और गाना 1 2 3, यार आज भी वो गाना बजता है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। सही कहा। उस एक गाने ने बॉलीवुड में डांस का मतलब ही बदल दिया। लोग सिर्फ वो गाना देखने के लिए दोबारा थिएटर जा रहे थे। बिल्कुल। तेजाब के बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हाँ, किताब में बताया गया है कि 1988 से 1995 तक उन्होंने लगभग हर साल एक सुपर हिट फिल्म दी। राम लखन, दिल, साजन, बेटा, खलनायक और फिर हम आपके हैं कौन। एग्जैक्टली। 1994 की वो फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी हिट्स में से एक। उस फिल्म ने तो उन्हें लेजेंड ही बना दिया। और उनका स्टारडम इतना बढ़ गया था कि पोस्टर्स पर उनका नाम हीरो से पहले आने लगा। अच्छा। हाँ, और उनके लिए खास तौर पे स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी, जैसे प्रेम ग्रंथ। उस दौर में उन्हें फीमेल बच्चन और वन वुमन आर्मी तक कहा जाने लगा था। वाह, और वो 90s के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी बन गई है ना। बिल्कुल, ये साबित करते हुए कि एक हीरोइन अकेले दम पर भी फिल्म हिट करा सकती है। और इसी स्टारडम के साथ साथ उनका डांसिंग क्वीन का टाइटल भी और मजबूत हुआ। 1 2 3 तो बस शुरुआत थी। हाँ, असली धमाका तो बेटा फिल्म के गाने धक धक करने लगा से हुआ। वहीं से उन्हें धक धक गर्ल का नाम मिला। सही। और नंदना बोस इस किताब में कोरियोग्राफर सरोज खान के रोल पर बहुत जोर देती हैं। हाँ, उन दोनों की जोड़ी तो आइकॉनिक थी। बोस लिखती हैं कि सरोज जी ने ही माधुरी के अंदर की सेक्सीनेस को ग्रेस के साथ बाहर निकाला। उनके सिखाए हुए झटके और मटके माधुरी का ट्रेडमार्क बन गए। और खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है, कितना बड़ा विवाद हुआ था उस पर। बहुत बड़ा। लेकिन आज भी वो गाना बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डांस नंबर्स में से एक है। ये माधुरी और सरोज खान का ही जादू था। तो बोस के हिसाब से सरोज जी का क्या खास कंट्रीब्यूशन था? बोस बताती हैं कि सरोज खान सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं सिखाती थी, बल्कि एक्सप्रेशंस पर काम करती थी। वो माधुरी के डांस में एक शरारत, एक अदा लेकर आई जो पहले किसी हीरोइन में नहीं देखी गई थी। मतलब डांस सिर्फ स्टेप्स नहीं, बल्कि एक्टिंग और एक्सप्रेशन का हिस्सा बन गया। देखो, उन्होंने अमेरिका में बसे एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से एक अरेंज मैरिज कर ली।
ये तो बहुत बड़ा शौक था सबके लिए। बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को बताए। हाँ, किताब में द गार्डियन की एक रिपोर्ट का जिक्र है जिसमें लिखा था कि लाखों साउथ एशियन मर्दों को ऐसा लगा जैसे उन्हें धोखा मिला हो। और शादी के बाद वो सब कुछ छोड़ के अमेरिका चली गई। मतलब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस सब कुछ छोड़ के एक हाउसवाइफ बन गई। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने एक सामान्य जिंदगी जी, अपने दोनों बेटों एरन और रायन की परवरिश की, बॉलीवुड की चकाचौंध से बिल्कुल दूर। ये हिम्मत की बात है। अपने करियर के पीक पर सब कुछ छोड़ देना आसान नहीं होता। उन्होंने साबित किया कि उनके लिए परिवार सबसे पहले है। हाँ, लेकिन लगभग 5 साल बाद 2007 में उन्होंने आजा नचले से कमबैक किया। जो फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसने उनकी वापसी का रास्ता जरूर खोल दिया और 2011 में वो हमेशा के लिए भारत वापस आ गईं। और इस बार वो सिर्फ एक फिल्म स्टार बनकर नहीं लौटी, उन्होंने खुद को री इन्वेंट किया। एकदम सही कहा। उन्होंने झलक दिखला जा जैसे डांस रियलिटी शोज को जज किया, जिससे वो नई पीढ़ी से भी जुड़ी। हाँ, ये बहुत स्मार्ट मूव था। फिर डेढ़ इश्क किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे दमदार रोल किए जो उनकी उम्र की एक्ट्रेसेस को कम ही मिलते हैं। सही कहा। उन्होंने साबित कर दिया कि एक शादीशुदा एक्ट्रेस भी लीड रोल कर सकती है। उनका ये कमबैक आज की कई एक्ट्रेसेस के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल। अच्छा, पर्दे पर इतनी ग्लैमरस और बोल्ड दिखने वाली माधुरी असल जिंदगी में कैसी हैं? नंदना बोस की किताब इस बारे में क्या बताती है? बोस लिखती हैं कि वो हमेशा से बहुत सिंपल और जमीन से जुड़ी रही हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। किताब में जिक्र है कि शुरुआती दिनों में उनके माता-पिता हमेशा सेट पर उनके साथ होते थे। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि इसी वजह से वो इंडस्ट्री की गॉसिप और गलत चीजों से बची रहीं। मतलब उनका फोकस हमेशा अपने काम और परिवार पर ही रहा। एकदम। उन्होंने अपनी मिडिल क्लास वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उनकी एक साफ सुथरी और सम्मानजनक छवि हमेशा बनी रही। और अब तो वो डांस विद माधुरी नाम से अपनी ऑनलाइन डांस एकेडमी भी चलाती हैं। मतलब डांस के लिए उनका जुनून आज भी वैसा ही है। वही तो, वो आज भी दुनिया भर के लोगों को डांस सिखा रही हैं। तो आखिर में नंदना बोस माधुरी की लेगेसी, उनकी विरासत को कैसे देखती हैं? नंदना बोस अपनी किताब में माधुरी को सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक ज़ाइटगाइस्ट आइकन कहती हैं। ज़ाइटगाइस्ट आइकन? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसी हस्ती जो अपने समय का प्रतीक हो। वो 90s के दशक के बदलते भारत का चेहरा थी। वाओ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्हें इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी वजह से फिल्में चलती थी। उनकी मुस्कान, उनके एक्सप्रेशंस और उनका डांस, ये एक पूरा पैकेज था जो उनसे पहले किसी में नहीं था। सही बात है। किताब में इस बात पे भी जोर दिया गया है कि माधुरी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने सबसे सेंशुअस डांस में भी एक मासूमियत बनाए रखती थी। हाँ, ये तो है। उनकी मुस्कान, उनकी बोल्डनेस पर एक तरह से पर्दा डाल देती थी। बिल्कुल। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लंदन के मैडम तुसाद में उनका वैक्स स्टैचू है। उनके नाम पर एक सितारे का नाम रखा गया है। वो आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी डांसिंग आइकॉन है। क्वीन ही क्वीन है। तो ये थी माधुरी दीक्षित की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक इमोशन है, जिसने अपनी मेहनत, लगन और सादगी से करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। और नंदना बोस की किताब से ही साफ पता चलता है कि माधुरी का सफर सिर्फ ग्लैमर का नहीं बल्कि हिम्मत, उसूलों और अपने पैशन को जिंदा रखने की कहानी है। एक सच्ची प्रेरणा। और अब एक सवाल सुनने वालों के लिए, आपको माधुरी का कौन सा डांस या कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे महान डांसर है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।